हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली यूपी पेट 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक कार्य करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, इसमें 5 वर्ष तक। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम वह हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का कार्य करे। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के द्वारा की जाती है। न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हों या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों। 2 क्राइटेरिया हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, या तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हों या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, कौन देगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर अधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। ऑप्शन नंबर सी है, उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत हम अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के हाई कोर्ट की कह सकते हैं प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, इसमें फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या 5 होनी चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, अनुच्छेद 145 थर्ड के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिन का होता है। किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके पद का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं वो अनुच्छेद 161 के तहत सजा माफ कर सकते हैं या सजा में हेरफेर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं अथवा दंड को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है, सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये जो थी स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है क्षमादान की शक्ति रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध जो है संवैधानिक तौर पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध आप अभियोग नहीं चला सकते हैं, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो अनुच्छेद 61 है उसके तहत आप राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चला सकते हैं। अनुच्छेद 67 ख के तहत उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चला सकते हैं। और अनुच्छेद 24(4) में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, भारत का राष्ट्रपति। किसी भी प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। 17 का बी ऑप्शन राइट है। पदों की संख्या के आधार पर विशालतम न्यायिक जो प्राधिकरण है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। पदों की संख्या के आधार पर विशालतम जो न्यायिक प्राधिकरण है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जहां वर्तमान में 160 पद स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? कौन से अनुच्छेद के तहत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी 169 आर्टिकल 169 के तहत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने के लिए जो प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन यानी अथवा उत्पादन के लिए संकल्प या प्रस्ताव दिया है तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम संख्या 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तो इसे संसद के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। अगला डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं में कम से कम 60 एवं अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन पारित करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, राज्य विधानसभाओं का अध्यक्ष। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करेगा? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, छवि राजावत। छवि राजावत जो है ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राजस्थान के सोडा गांव की छवि राजावत पहली महिला सरपंच हैं। वर्ष 2010 में सरपंच बनी थी। उल्लेखनीय है कि छवि राजावत MBA डिग्री प्राप्त प्रथम महिला सरपंच हैं जो कॉर्पोरेटिव करियर को छोड़कर गांव में स्वच्छ पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कें, शौचालय और बैंक आदि के लिए काम कर रही हैं। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, केरल। केरल भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। अगला प्रश्न है, 5वें अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य या पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 10।
5वें अनुसूची क्षेत्रों वाले कितने राज्य या पंचायत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो 10। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर से हुई थी। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। पहला जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को 2 अक्टूबर 1959 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो पंचायती राज संस्थाओं से। जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, 73वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है, भाग 9। भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? तो भाग 9 में। इसका डिस्कशन देख सकते हैं कि संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ख में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? इसमें कौन पंचायती राज संस्था नहीं? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था और न्याय पंचायत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ग्राम सहकारी संस्था है, पंचायती राज संस्था का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है, जिसमें शामिल है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है। न्याय जो पंचायत है भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है, जबकि जो ग्राम सहकारी संस्था वो पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, नगर परिषद। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सभी हैं पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में, लेकिन नगर परिषद इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो ये बलवंत राय मेहता जी हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। बलवंत राय मेहता ने 3 टीयर्स पंचायती राज सिस्टम दिया है। अगर 2 टीयर पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो उसको अशोक मेहता ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए एक मंच स्थापित किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो था के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद भाग 9 जोड़ा गया था। अगर आपसे प्रश्न आए कि जो भाग 9 है वो किसके द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, यह पंचायत से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करेगा? तो अनुच्छेद 243 जो है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन नंबर ए राइट है।
भारत के की संविधान के किस अधिनियम या संशोधन ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया? तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में संवैधानिक संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और जो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं? एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहेंगे? तो ये 7 से 17 हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए सदस्य जो हैं 7 से 17 हो सकते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? यूपी में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है।